उत्तराखंड की राजनीति में अगर किसी एक विधानसभा सीट को अनिश्चितता का पर्याय कहा जाए तो वह है यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र। यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं होते, बल्कि व्यक्ति बनाम व्यक्ति, भरोसा बनाम असंतोष और स्थानीय जुड़ाव बनाम राजनीतिक ब्रांड के बीच लड़े जाते हैं। यही वजह है कि जहां पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा दिखता है, वहीं यमुनोत्री बार बार इस ट्रेंड को तोड़ती आई है। 2027 का चुनाव नजदीक आते आते यह सीट फिर से चर्चा के केंद्र में है। सवाल वही पुराना है, क्या इस बार भी निर्दलीय बाजी मारेंगे या राष्ट्रीय दल आखिरकार यहां अपनी जड़ें मजबूत कर पाएंगे? यमुनोत्री सीट का चुनावी इतिहास अपने आप में एक केस स्टडी है। राज्य गठन के बाद 2002 में जब यहां पहला चुनाव हुआ, तब जनता ने राष्ट्रीय दलों की बजाय क्षेत्रीय अस्मिता को प्राथमिकता दी। प्रीतम सिंह पंवार ने उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर जीत दर्ज की और यह संदेश दे दिया कि यहां दिल्ली या देहरादून की राजनीति नहीं, बल्कि स्थानीय जुड़ाव चलेगा। इसके बाद 2007 में केदार सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट पर वापसी की और बेहद मामूली अंतर से जीत हासिल की, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा समय तक नहीं रही। 2012 में फिर से पेंडुलम दूसरी तरफ गया और प्रीतम सिंह पंवार ने दोबारा जीत दर्ज कर ली। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2017 में केदार सिंह रावत ने पार्टी बदली और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन असली ट्विस्ट आया 2022 में। 2022 का चुनाव यमुनोत्री के इतिहास में सबसे दिलचस्प माना जाएगा, क्योंकि शुरुआत में मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था। बीजेपी ने केदार सिंह रावत पर भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस ने दीपक बिजरवाण को मैदान में उतारा। लेकिन इसी बीच एक तीसरा नाम उभरा, संजय डोभाल। टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और नतीजा चौंकाने वाला रहा। संजय डोभाल 22,952 वोट लेकर चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस के दीपक बिजरवाण 16,313 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जबकि शुरुआत में मुकाबले में दिखाई देने वाली बीजेपी के केदार सिंह रावत लगभग 10,000 वोट पर सीमित होकर तीसरे स्थान पर रहे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि यमुनोत्री में पार्टी नहीं, व्यक्ति जीतता है, जिसका जमीनी संपर्क मजबूत हो। यहाँ मतदाता उम्मीदवार को नेता नहीं, अपना आदमी मानकर वोट देते हैं। शादी ब्याह, दुख सुख, स्थानीय मुद्दों में भागीदारी, ये सब वोटिंग पैटर्न तय करते हैं। उत्तरकाशी का यह क्षेत्र पहाड़ी, बिखरी आबादी और सीमित संसाधनों वाला है। यहाँ विकास के मुद्दे स्थानीय स्तर पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यहाँ नेताओं का पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। मतदाता इसे नकारात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक राजनीति के रूप में देखते हैं। जहां देश के कई हिस्सों में निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटने तक सीमित रहते हैं, वहीं यहां वे किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 में क्या होगा? वर्तमान विधायक होने के नाते संजय डोभाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनके पास व्यक्तिगत नेटवर्क है, उनकी छवि अभी भी जनता के नेता वाली है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी है। अगर वे किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी ताकत में इजाफा हो सकता है। लेकिन इसमें सवाल यह भी कि कांग्रेस संजय डोभाल को वापस लाने की कोशिश करेगी या खुद संजय डोभाल कांग्रेस का दामन फिर से थामेंगे। दोनों ही सूरत में भाजपा का नुकसान तय माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यमुनोत्री हमेशा मुश्किल सीट रही है। कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेसी और अब भाजपाई दीपक बिजरवाण हमेशा से मुश्किल में रही यमुनोत्री सीट पर भाजपा का युवा चेहरा हो सकते हैं। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र में सक्रिय दीपक बिजरवाण को भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो भी उनकी तरफ से बगावत कर निर्दलीय लड़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। पूर्व में दीपक कई आरोपों के घेरे में भी रहे हैं। दीपक बिजरवाण पर बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग करने और गबन के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनकी जांच के भी आदेश हुए थे। ऐसे कई आरोपों के चलते उनकी छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। अगर उनको टिकट मिलता है तो उनके विरोधियों को चुनाव के दौरान उनको घेरने का एक बढ़िया हथियार मिल जाएगा। अब अगर इन हालातों की तरफ भाजपा गौर करेगी तो दीपक को छोड़कर एक बार फिर से वो केदार सिंह रावत पर भरोसा करेगी या नए चेहरे मनवीर सिंह चौहान को मौका मिलेगा। वैसे मनवीर सिंह चौहान खूब पसीना बहा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में उनकी जमीनी पकड़ वैसे बहुत ज्यादा मजबूत तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बेहद करीबी होने और संगठन में मजबूत पैठ के चलते उनके राजनीतिक अस्तित्व को नकारना उतना भी आसान होने वाला नहीं है। भाजपा के मीडिया प्रभारी होने के नाते उनके चुनावी मैनेजमेंट को भी दरकिनार करना मुश्किल होगा।
लिहाजा पार्टी उनको लेकर सोच जरूर कर सकती है और फ्रेश चेहरे के तौर पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकती है। खैर, विधानसभा 2027 के राजनीतिक समीकरण के लिहाज से यमुनोत्री की चुनावी जंग थोड़ा पेचीदा प्रतीत तो होती ही है। कारण है बगावत और बागी। वैसे यमुनोत्री में बागी कोई अपवाद नहीं बल्कि परंपरा है। 2027 में भी यह संभावना पूरी है कि टिकट ना मिलने पर बड़े नेता निर्दलीय उतरे और वहीं चुनाव का परिणाम भी तय करें, क्योंकि चुनाव में एक बार फिर स्थानीय मुद्दे बड़ा फैक्टर साबित होंगे। पहाड़ी इलाकों में सड़क सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। युवाओं का पलायन यहाँ की बड़ी समस्या है। यमुनोत्री धाम के कारण पर्यटन बड़ा मुद्दा है। सरकारी नौकरियों और ठेकेदारी में स्थानीय भागीदारी अहम मुद्दा है। लेकिन इस बार इन्हीं मुद्दों को लेकर एक और दल चुनावी मैदान में होगा और वो है युवाओं के मजबूत कंधों पर सवार बॉबी पवार का उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, जो पूरे उत्तरकाशी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बॉबी पवार को इस क्षेत्र में समर्थन मिला था, वो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के तौर पर अभूतपूर्व था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार ने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 21,602 वोट हासिल किए थे और उनका वोट शेयर लगभग 50.39% था, जो कि अपने आप में उनकी ताकत को दर्शाता है। जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा की माला राज लक्ष्मी शाह को यहां करीब 14,804 वोट मिले थे। मतलब इस सीट पर बॉबी पवार की जीत का अंतर करीब 6,798 वोट रहा। सिर्फ यही नहीं, इस सीट से लगी अन्य सीट से भी उन्होंने सभी दावों को धता बताते हुए 3 विधानसभाओं में भाजपा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को बुरी तरह से हराया। चक्राता जैसे विधानसभा में भी 26,983 वोट लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कद्दावर विधायक प्रीतम सिंह की हवा निकालकर रख दी, जिसकी वजह से 2024 से लेकर आज तक भी प्रीतम सिंह अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं। चक्राता के अलावा पुरोला में 25,647 वोट, यमुनोत्री में 21,602 वोट, गंगोत्री में 19,131 वोट, घनसाली में 8,173 वोट, प्रतापनगर में 7,538 वोट, टिहरी में 10,838 वोट, धनौल्टी में 17,889 वोट लेकर सभी को हैरान कर दिया था। बॉबी पवार ने 3 विधानसभा सीटों पुरोला, यमुनोत्री, चक्राता में बढ़त ली। कई सीटों पर वे दूसरे स्थान पर रहे, खासकर धनौल्टी और गंगोत्री। पारंपरिक बीजेपी गढ़ में भी उन्होंने मजबूत चुनौती दी। यही कारण है कि भले ही वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें गेम चेंजर माना गया और उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। टिहरी गढ़वाल सीट पर कुल 1,68,081 वोट हासिल कर उन्होंने साफ संदेश दिया कि कम से कम इस पूरी लोकसभा में उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरे टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में बॉबी पवार तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन यमुनोत्री जैसी सीट पर उन्होंने लीड लेकर यह साबित किया कि यहां अभी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत छवि पर ही राजनीति की चालें चली जाती हैं। तो इससे यह तो साफ है कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को यमुनोत्री में कमतर आंकना सभी बड़े धुरंधर नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि मोर्चा अपने किस खिलाड़ी को खड़ा करता है विपक्षी नेताओं को धाकड़ तरीके से धड़ाम करने के लिए। यमुनोत्री विधानसभा के चुनावी नतीजे बताते हैं कि पूर्व में यहां यूकेडी का भी जबरदस्त जनाधार रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से उसमें सेंध लगी है, लेकिन इस बार जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बार फिर यूकेडी के लिए समर्थन दिखाई दे रहा है, अगर ये समर्थन यूकेडी वोट बैंक में तब्दील कर पाई तो एक बार फिर वो सबको यहां चौंका सकती है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं, यहां प्रत्याशी कौन होगा इस पर हर किसी की हार जीत निर्भर करेगी, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि यूकेडी को वर्तमान में अच्छा खासा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। कुछ जगहों पर उनकी जमीनी उपस्थिति भी मजबूत दिखाई दी है। उनकी सभाओं में जुट रही भीड़ से इस बात के संकेत मिलते हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि यूकेडी को हर बार सोशल मीडिया में समर्थन खूब मिलता है, लेकिन उसको पार्टी वोट में बदल पाने में कामयाब नहीं दिखाई देती। एक संभावना यह भी है कि अगर इस सीट पर यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा एक साथ रहता है तो बॉबी पवार की लोकप्रियता, स्वाभिमान मोर्चा का संगठन और यूकेडी के लिए मजबूत जन भावनाएं इस सीट की चुनावी फिजा बदल सकती है। पर फिलहाल दोनों एक साथ होते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अगर अलग अलग चुनावी मैदान में ये दोनों उतरते हैं तो कोई तीसरा इसका फायदा ले सकता है।
बहरहाल यमुनोत्री विधानसभा का इतिहास बताता है कि यहाँ लहर नहीं बल्कि चेहरा काम करता है। आम जनता की नाराजगी और संतुष्ट होना ही इस सीट का सबसे बड़ा फैक्टर है। और अगर 2027 में भी यही ट्रेंड जारी रहा तो नए चेहरे, फिर चाहे वो निर्दलीय हो या किसी नए दल से, मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। राष्ट्रीय दलों को भी इन्हीं स्थानीय नए चेहरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यही सब समीकरण मिलकर बताते हैं कि यमुनोत्री विधानसभा सीट 2027 में उत्तराखंड की सबसे रोमांचक सीटों में से एक होगी। यहां ना तो बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और ना ही कांग्रेस को। पूरे प्रदेश को हमेशा से चकित करती आई ये सीट एक बार फिर साबित कर सकती है कि भारतीय लोकतंत्र में अभी भी ऐसी जगह है जहां पार्टी नहीं, व्यक्ति ही राजनीति की असली ताकत है। अब भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, इसका फैसला फिर जनता के हाथ में ही है। देखना सिर्फ इतना भर है कि संजय डोभाल अपनी पकड़ कितनी मजबूती से बनाए रख पाएंगे, कांग्रेस सही समय पर सही कदम उठा पाएगी कि नहीं, और भाजपा कई चेहरों के बीच से किसी एक जिताऊ को चुन पाएगी या नहीं। और इन सबसे ऊपर बॉबी पंवार, उनका मोर्चा स्वाभिमान के साथ परचम लहरा पाएगा कि नहीं। जो भी हो, एक सत्य कटु है, ये यमुनोत्री विधानसभा 2027 में चौंकाएगी जरूर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।